एक लड़का जो पुलिस में दरोगा लग जाता है, अब घर वाले उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगते हैं और उसको बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। कोई तो दहेज के लिए उसको गाड़ी देने लगता है, कोई दहेज के लिए उसको और ज़्यादा पैसा देने लगता है। दोस्तों, एक लड़की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, उसके साथ में उसका रिश्ता तय हो जाता है और 25 लाख रुपए में ये रिश्ता तय होता है। दोस्तों, उसके बाद उनकी शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। बिल्कुल शादी में 6 दिन बचे होते हैं। जब लड़की बाज़ार से कुछ सामान लेने के लिए जाती है तो ये अचानक ही उसका बाइक पर एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट भी इतना भयानक हो जाता है, उसे आनन फानन में ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। दोस्तों, हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका जब चेकअप किया जाता है तो उसके जो दिमाग होता है उसमें खून के जो छींटे होते हैं वो इस तरह से जम जाते हैं कि उसका ऑपरेशन करना होता है। दोस्तों, इस सब के बारे में लड़के के पिता को भी बताया जाता है। जो दहेज की रकम यहाँ पर लड़की वालों ने लड़के वाले को दी थी, उसे वो वहाँ पर हॉस्पिटल में वापस दे जाते हैं और यहाँ पर उस लड़की का ऑपरेशन होता है। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है, इनका जीवन जिस तरह से बदलता है, दोस्तों कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। तो लड़के का पिता साफ मना कर देता है कि हम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते, हमने उसके पैसे भी लौटा दिए। बिचौलिए से ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर लड़की का पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और एक दिन जब खुद लड़का जो दरोगा बन जाता है वो हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ जाकर इसकी मुलाकात इस लड़की से होती है। दोस्तों, इस लड़की को देखकर वो अपने आप को इस तरह से बदलता है। दोस्तों, जो भी इस कहानी को सुनता है, हर कोई व्यक्ति ऐसा ही कहता है कि इस लड़के की तरह हर किसी को करना चाहिए। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, क्या हुआ था। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना है वो बिहार की हकीकत की घटना है। यहाँ पर आदित्य यादव नाम का एक लड़का, जिसकी 1.5 साल पहले ही नौकरी लग जाती है, वो दरोगा बन जाते हैं। उसके जो पिता होते हैं वो बार बार यही कहा करते हैं कि मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की चाहिए। वो अच्छी कहने का मतलब उनका यही होता है कि उन्हें दान दहेज अच्छा चाहिए। फिर वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम अंशु होता है, पड़ोस के गांव की रहने वाली होती है। उसके पिता इस लड़के को देखते हैं, इनके पास इतने दान दहेज के पैसे तो नहीं होते, लेकिन ये जैसे तैसे इधर उधर से इकट्ठा करके 25 लाख रुपए में इस रिश्ते को तय कर देते हैं और 25 लाख रुपए सगाई के टाइम पर ही दे देते हैं। जब अंगूठी की रस्म होती है तभी ये पैसे दे दिए जाते हैं। बिचौलिया जो होता है वो यहाँ पर पैसे दिलवा देता है। उसके बाद शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। 15 दिन के बाद शादी होनी होती है। बड़े अच्छे से धूमधाम से दोनों तरफ शादियों की तैयारियां चल रही होती हैं और शादी से मात्र 6 दिन पहले जो लड़की होती है अंशु, वो बाजार को जाती है और बाजार को जब वो जा रही थी तो रास्ते में उसकी बाइक में एक कार वाला टक्कर मार देता है और टक्कर भी इतनी ज़बरदस्त लगती है, वो लड़की वहाँ से उछटकर फुटपाथ में जा लगती है। उसके सर में बहुत ही गहरी चोट आती है, जो खून के धब्बे होते हैं उसके सर में जम जाते हैं। डॉक्टर साहब उसका जब चेकअप करते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो पिता होते हैं वो एक बार के लिए घबराने लगते हैं कि मेरी तो बेटी की शादी होने वाली है, ये क्या हो गया। लेकिन यहाँ पर अब करें तो वो क्या करें, बेटी का ऑपरेशन कराना होता है। दोस्तों, वो हाँ कह देते हैं कि बेटी का ऑपरेशन किया जाए। यहाँ पर उनसे लिखवा लिया जाता है कि आपकी बेटी की जान भी जा सकती है क्योंकि ये सर का ऑपरेशन है। यहाँ पर पिता साइन कर देते हैं। उसके बाद बेटी का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। इधर आदित्य के पिता को जो बिचौलिया होता है वो बता देता है। अब यहाँ पर जो आदित्य का पिता होता है मन ही मन सोचने लगता है कि लड़की के सर में बहुत ज़्यादा चोट है, कहीं लड़की पागल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें पागल से शादी करनी पड़े। वो तुरंत ही उन 25 लाख रुपयों को लेकर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और अंशु के पिता को पहले तो हालचाल पूछते हैं। उसके बाद
बाद वो 25 लाख रुपए उनको थमा देते हैं। यहाँ पर अंशु के पिता कुछ भी नहीं कह पाते, वो चुपचाप उन पैसों को ले लेते हैं। उसके बाद ऑपरेशन हो जाता है और ऑपरेशन में लगभग 12 लाख रुपए का खर्चा होता है। अब 13 लाख रुपए उनके पास बच जाते हैं। अब यहाँ पर जो अंशु के पिता होते हैं मन ही मन सोचने लगते हैं कि 13 लाख रुपए मैं अपनी ज़मीन को बेचकर इकट्ठा कर लूँगा और इस रिश्ते को मैं यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अगर किसी और के साथ मैं रिश्ता जोड़ूंगा तो पता नहीं वो लोग यहाँ पर किस तरह की बातें कहें कि लड़की पागल हो चुकी है या कुछ और हो चुका है। यहाँ पर अंशु के जो पिता होते हैं, आदित्य के पिता को यही कहते हैं कि एक माइनर सा ऑपरेशन है, ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं है। दोस्तों उसके बाद अंशु के पिता यहाँ पर आदित्य के पिता के पास फ़ोन करते हैं तो यहाँ पर वो उनके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं और यहाँ जो इनका बिचौलिया होता है उसके ज़रिए कह दिया जाता है कि अब हम इससे शादी नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर अंशु के पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अंशु से वो कुछ नहीं कह पाते क्योंकि डॉक्टर ने 6 महीने के लिए उसे आराम के लिए कहा गया था कि 6 महीने तक इसका आराम से इलाज करना है। इसके दिमाग पर जरा सी भी स्ट्रेस पहुंची तो इसकी जान को हानि हो सकती है। यहाँ पर पिता माता घर में बैठकर रोते रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। दोस्तों लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है और 1 महीने के बाद जो यहाँ पर आदित्य होता है उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी हॉस्पिटल में वो भर्ती हो जाता है जहाँ पर अंशु भर्ती हुई थी। यहाँ पर आज अंशु अपने रूटीन चेकअप के लिए आई हुई होती है, लेकिन अंशु की हालत यहाँ पर इतनी ख़राब होती है जिस हालत को देखकर कोई भी वहाँ पर उसे पहचान नहीं पाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो अंशु के बाल होते हैं वो तो बिल्कुल कटे होते हैं, यहाँ पर लड़कों के जैसे उसके छोटे छोटे बाल होते हैं और यहाँ पर उसकी हालत इतनी दुबली पतली हो चुकी होती है कि शरीर मानो कंकाल बन चुका होता है। यहाँ पर जब आदित्य इस लड़की को देखता है तो वो पहचान ही नहीं पाता। यहाँ पर इसके माता पिता और भाई बहन को देखता है तो एक बार के लिए पहचान जाता है कि शायद ये अंशु है। यहाँ पर वो कुछ नहीं कह पाता, चुपचाप अपने दोस्त को देखकर वापस अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद इसके दिमाग में इस तरह की हलचल मचने लगती है। ये सोचने लगता है कि आज अगर तूने इस लड़की का सहारा नहीं दिया तो ये लड़की यहाँ पर इसी तरह से मर जाएगी। तेरी ये मंगेतर है, तुझे इसको सहारा देना ज़रूर चाहिए। अगर शादी के बाद इसके साथ में ऐसा हो जाता तो तू क्या करता। यहाँ पर बैठकर वो इतने सारे सवाल अपने मन में लेकर घूम रहा होता है और फिर वो यहाँ पर अंशु के पिता को फ़ोन करता है। पहले तो अंशु के बारे में हालचाल पूछता है, उसके बाद यहाँ पर जो आदित्य होता है अंशु के पिता से कह देता है कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो अंशु के पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि 6 महीने तक तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है। फिर आदित्य उनसे कहता है कि कल मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। फिर अगले दिन यहाँ पर जो आदित्य होता है अंशु के पिता से मिलने के लिए एक जगह पर पहुँच जाता है, वहाँ पर उनसे मिलता है और यहाँ जाकर उनसे कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। यहाँ पर जो अंशु के पिता होते हैं आदित्य के पैरों की तरफ जाने लगते हैं, यहाँ पर उन्हें उठाता है और कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरी मंगेतर है। अगर शादी के बाद ऐसा कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाता, तब भी तो मैं इसके साथ ही रहता, आज भी मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं इस लड़की से अभी शादी करना चाहता हूँ और इसे अपने साथ लेकर रखना चाहता हूँ। यहाँ पर अंशु के पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर इनकी मंदिर में शादी हो जाती है और शादी के बाद आदित्य एक फ्लैट ले लेता है, उस फ्लैट में अंशु को लेकर रहने लगता है। यहाँ पर अंशु की माँ भी रहती है और अंशु भी रहती है। अंशु की ज़्यादातर देख रेख आदित्य किया करता। जब भी वो अपनी नौकरी पर से वापस घर आता तो यहाँ पर इस अंशु की देख रेख में लग जाता। धीरे धीरे अंशु ठीक होने लगती है। लगभग 5 महीने का समय इसी तरह से गुजर जाता है। 5 महीने के बाद अंशु अब बोलने चालने ठीक तरह से लगती है और यहाँ पर जो उसकी दशा हड्डियों का ढांचा बना हुआ था वो भी सुधरने लगता है। फिर से वो स्मार्ट लगने लगती है। धीरे धीरे उसके बाल भी बड़े होने लगते हैं। यहाँ पर जो आदित्य की माँ होती है वो एक दिन अपने बेटे के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मुझे बस स्टैंड से लेकर जा, मैं तेरे पास आ चुकी हूँ, 10 दिन के लिए मैं तेरे पास रहने के लिए आई हूँ। दोस्तों यहाँ पर आदित्य अपनी माँ को लेने के लिए जाता है। एक फ्लैट तो वो
अंशु की माँ और अंशु के लिए लेकर रखा है, एक अपने लिए पहले ही लेकर रखता है दोस्तों। वहाँ पर अपनी माँ को ले जाता है और माँ वहीं पर रहने लगती है। एक दिन का वाक़या होता है जब आदित्य की माँ बाहर की तरफ निकल कर देखती है तो देखती है कि अंशु की माँ वहाँ पर घूम रही होती है। अंशु की माँ को जब वो देखती है तो अपने बेटे से कहती है कि यहाँ पर तेरी यहाँ पर सास को देखा था, जो पहले तेरी सास थी जिससे हमारा रिश्ता टूट चुका था, जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था उस लड़की की माँ को मैंने यहाँ पर देखा। तो आदित्य कहने लगता है कि माँ ऐसे ही देखा होगा, लेकिन माँ फिर वही बात कहने लगती है। तो आदित्य यहाँ पर मजाक में एक बार कह देता है कि माँ मैंने उसकी लड़की से शादी कर ली और मैं ही उसको यहाँ पर लेकर रह रहा हूँ। तो यहाँ पर आदित्य की माँ को बहुत बुरा लगता है। वो कहने लगती है कि तू ऐसा कैसे कर सकता है। तो फिर वो कहता है कि माँ मैं मजाक कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आदित्य की माँ को ये बात पचती नहीं है। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं बेटे ने कोई गलत कदम उठा तो नहीं लिया, इसने शादी तो नहीं कर ली, क्योंकि वो 5 महीने से घर पर आता ही नहीं, हम ही लोग उससे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके बाद वो अपने पति को फ़ोन करती है और ये सारा वाक़या बताती है। यहाँ पर जो आदित्य के पिता होते हैं वो आदित्य से बातचीत करते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देख ली है, ये फ़ोटोग्राफ्स है और इससे मैं तेरी शादी तय कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो पिता भी यहाँ पर अंदाज़ा लगाना चाहते थे कि कहीं इसने हकीकत में ही तो शादी नहीं कर ली है। यहाँ पर जो आदित्य होता है वो अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी मेरी शादी के लिए लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने शादी कर ली है और उसी अंशु लड़की से शादी की है और मैं उसके साथ ही खुश हूँ। पिता को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। पिता यहाँ पर कहने लगता है कि बेटा तूने बहुत गलत कदम उठाए, लेकिन यहाँ पर पिता करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाता। अब पिता के जो अरमान होते हैं दान दहेज लेने के वो भी टूट जाते हैं और यहाँ पर जो आदित्य होता है उनसे ये कह देता है कि मैंने तो उस लड़की से लव मैरिज की है। दोस्तों अब पिता के पास भी कोई चारा नहीं होता। पिता अपने बेटे के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है तूने उस लड़की से शादी कर ली है तो मैं अब रीति रिवाज के साथ उस लड़की के साथ तुम्हें दुल्हा बनाकर लेकर जाना चाहता हूँ, उसके घर से डोली उठाकर लेकर आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है। आदित्य तैयार हो जाता है, आदित्य के पिता तैयार हो जाते हैं और फिर यहाँ पर अंशु के घर आदित्य बारात लेकर जाता है और वहाँ से डोली में बैठाकर अपनी दुल्हन को अपने घर ले आता है। बड़े ही हंसी खुशी उनका जीवन कटने लगता है और बड़े अच्छे से उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट भी करती है और उन लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए जो लोग इस तरह से अपनी पत्नियों को, अपनी मंगेतरों को छोड़ जाया करते हैं। उन लोग दोस्तों ये कहानी सभी लोगों को सुननी चाहिए और ये कहानी मोटिवेशन भी देने वाली है कि किस तरह से एक पुलिस वाला जिसकी बहुत अच्छी डिमांड हुआ करती थी कि उसे अच्छा दान दहेज मिलेगा, लेकिन वो अपनी पत्नी के इस दशा को देखकर इस तरह से टूट जाता है। हालांकि जब तक उसकी वो पत्नी नहीं बनी थी, उसकी मंगेतर होती है, मंगेतर की दशा को देखकर इस तरह से टूट जाता है। इस तरह से उसके दिल में प्यार उमड़ता है, वो खुद उसका होकर रह जाता है, उसे अपने पास रखता है और फिर उनका आगे जो जीवन बदलता है वो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों इतने अच्छे से उनका जीवन चलता है, बहुत ही प्यारपूर्वक उनका जीवन आगे चलने लगता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।